27 मई के सेकेंड शिफ्ट में अगर मैं केमिस्ट्री की बातचीत करूं तो आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, किस तरीके के आए थे, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में यहां पर बताने वाला हूं। सारी बातें मैं आपके साथ यहां पर शेयर करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले चीज अगर मैं यहां पर लेवल की बातचीत करता हूं कि पेपर कैसा था, तो पेपर यहां पर जो है वो इजी टू मॉडरेट साइड में था। मॉडरेट इसलिए हो जाएगा, मैं उसके पीछे का रीजन अभी बताता हूं। लगभग ऐसे मान के चलो कि आपके 8 से 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि इस पेपर को यहां पर मॉडरेट बना देंगे। बाकी ये मतलब एकदम आप कह सकते हो कि 35 क्वेश्चंस में बिना किसी आप प्रॉब्लम के 35 क्वेश्चंस आप डायरेक्ट कर सकते हो। अभी जो मैंने आपको कल सेशन करवाया था, मतलब कल रात की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कराए थे, 5 से 6 क्वेश्चंस एज इट इज वहां से कॉपी एंड पेस्ट हुए हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस टॉपिक पर बेस्ड, जो चीजें मैंने हमेशा टोका था कि भैया एंजाइम वाला पढ़ लो आएगा, आज के पेपर में यहां पर दिखाई दे दिया। तो ऐसे ही चीजें आपके लिए यहां पर आई हैं। मैं अभी दिखाता हूं, एक एक बातें मैं बताता हूं तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से कैसे क्वेश्चंस थे। देखो वही रहा, ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा रहता है तो वो रहेगा। अब मैं वेटेज की बात नहीं करूंगा क्योंकि वही बातें बार बार रिपीट होती है, वही 25 से 27 क्वेश्चंस, वही सारी बातें। मैं सीधे आपको क्वेश्चंस बताता हूं और मैं ये भी बताऊंगा कि पेपर मॉडरेट क्यों चला गया, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई पेपर में कि जो मॉडरेट रेंज में गया, यहां पर किन चीजों से दिक्कत हुई है और ऐसी कौन से इररिलेवेंट चीजें आ गई जो कि आपको परेशान जरूर करेगा पेपर में। लगभग मेरे पास 30 के आसपास क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर ऑर्गेनिक से है। इसमें यह है कि बेंजोइक एसिड, और यहां पर आज के पेपर में एक खासियत ऑर्गेनिक में क्या थी, नाम बहुत सारे, मतलब नाम ही दिए गए थे, स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया गया था। अब जैसे अगर मैं बताऊं तो पहला क्वेश्चन यहां पर ये जो था, ये बताना था कि एसिडिक नेचर यहां पर किसका ज्यादा और किसका यहां पे कम था। अब इसमें देखो यहां पर दिया क्या गया था, एक आपको यहां पर दिया गया था बेंजोइक एसिड यहां पर आपका, इसके अलावा यहां पर दूसरा दिया गया था प्रोपेनोइक एसिड यहां पर, इन्होंने एक यहां पर दिया हुआ था मेथनोइक एसिड, और एक इन्होंने यहां पर दिया हुआ था आपका बेंजीन मेथनोइक एसिड, यहां पर बेंजीन मेथनोइक एसिड, यहां पर कुछ ऐसी बातचीत जो है वो दी गई थी। अब यहां से आपसे पूछा गया था कि बताइए यहां पर आपका सबसे बढ़िया एसिड कौन होगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे बढ़िया एसिड यहां पर आपका कौन सा रहेगा। अगर आप देखोगे तो ये आपका बेंजोइक एसिड की कहानी कुछ ऐसी रह जाएगी। इसके बाद अगर मैं बातचीत करूं प्रोपेनोइक एसिड, मतलब यहां पर ये 3 कार्बन के एसिड की बात कर रहे हैं। अगर ये मेथनोइक एसिड की बात कर रहे हैं मतलब एक ही कार्बन, एक कार्बन का एसिड मतलब HCOH, और उसका बेंजीन मेथनोइक एसिड का मतलब ये हो गया PHCH2COOH। आपको ये बात पता है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, H+ को निकालेंगे, एनायन बनाएंगे, एनायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो अगर आप यहां पर देखोगे ये आपके यहां पर बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है जो कि इसके रेजोनेंस को डिस्टर्ब करती है। इन जनरल आपको ये भी पता है कि H, PH और R, ये मैंने आपको बहुत स्पष्ट लिखवाया था कि HCOH सबसे अच्छा होगा कंपैरिजन टू PHCOH के, देन RCOH, और ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। ये PHCOH इन्होंने दे दिया है, ये HCOH मिल गया तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया एसिड हो जाएगा। बाकी ये आपका RCOH आ गया तो R ये क्या है, ये +I से क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। यहां पर क्या होता है, ये बेंजीन रिंग इसके रेजोनेंस को डिस्टर्ब करता है। तो अल्टीमेटली सबसे बढ़िया हमारे लिए मेथनोइक एसिड है जो एकदम स्मूथ है, इसमें कोई समस्या नहीं है, हर तरीके से बेहतर रहेगा आपका। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं यहां पर बातचीत करूं तो यहां पर आपके सॉल्यूशन से क्वेश्चन था आपका ये, जिसमें आपका ये दिया गया था कि यूरिया की इन्होंने डेंसिटी दी हुई थी, यूरिया की डेंसिटी दी गई थी आपको 10 ग्राम पर ml यहां पर, और इन्होंने बताया था कि ये जो है वो आइसोटोनिक है, समपराशरी है। ये आपका आइसोटोनिक है, किसके साथ यहां पर आइसोटोनिक है आपका ये यहां पर जो है वो 10%, वही आपका वेट बाय वॉल्यूम नॉन वोलाटाइल कोई यहां पर आपका सॉल्यूट रहा होगा। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के साथ यहां पर जो है ये क्या है आपका आइसोटोनिक है। तो यहां पर आपको ये जो सॉल्यूट है इसी का मोलर मास जो है वो यहां पर आपको फाइंड करना था।
तो आपको पता है ये बात यहाँ पे कि हम लोग क्या करते हैं, आइसोटोनिक है तो बेसिकली हम लोग यूरिया भी यूरिया आपका नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इधर भी वही दिया गया है, तो हमको बेसिकली बस मोलैरिटी जो होगी वो यहां पर बराबर कर देनी होती है। ठीक है, यहां पर क्या करना है आपको, सिंपली मोलैरिटी जो है वो यहां पर हमको जो है वो बराबर कर देनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहां पे। तो आइसोटोनिक में बहुत लोड नहीं होता। तीसरा यहां पर देखो, ये IUPAC नेम लिखने के लिए आया था, यहां पर मैं बना देता हूं, इसका IUPAC यहां पर आया था आपका नाम लिखने के लिए। 1 मिनट, 5 कार्बन नहीं हुआ, अब 5 कार्बन हो गए। ठीक है, और इसके बाद क्या था इसमें, 1 2 3 4, हाँ यहां से Br जुड़ा हुआ था, ये आपका था, मतलब ये 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, यहां पर आपको इसका IUPAC नेम लिखना था, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन इसका IUPAC नेम था। अगला यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ आया था आपका, बेसिक स्ट्रेंथ आया था, सेम क्वेश्चन मैंने अभी कल भी कराया था, परसों भी कराया था, आप देख सकते हो। बेसिक स्ट्रेंथ बताना था एक्वस मीडियम में क्या, और इसके 2 क्वेश्चंस आए थे जिसमें मैंने बहुत बार चर्चा किया है। इन्होंने क्या किया था, एक तो मिथाइल वाले, मतलब इन्होंने बेसिकली इस तरीके से CH3NH2 और यहां पर दिया गया था आपका CH3 का होल ट्वाइस NH, यहां पर आपका CH3 का होल थ्राइस N दिया गया था, मतलब ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री था, और एक यहां पर आपका PH CH2NH2 था। सेम क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवा चुका हूं यहां पे, ये बहुत स्पष्ट तरीके से। सबसे पहले आपको पता है कि मिथाइल में क्या हो जाता है, यहां पर 213 हो जाएगा, 213 के बाद जो है वो यहां पर आपका ये PH CH2NH2 यहां पर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम देखें यहां पर 5वें क्वेश्चंस की, तो भैया देखो बायोमोलिक्यूल से मैं 20 बार बोलता था, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। विटामिन के सोर्स की, इस विटामिन का सोर्स मछली से है, दाल से है कि दूध से है, ये वाले जो सोर्स वाली बातचीत है, इसके विटामिन के सोर्स की मैचिंग यहां पर आपसे पूछा। आप बोल दो कि मैं ये बात नहीं बताया था या नहीं करवाया था। ये भी आया कि यहां पर आपको ये था कि विटामिन, यहां पर आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होंगे ये आपको बताना था। क्या इस चीज की चर्चा हम लोगों ने अभी कल ही परसों में नहीं किया था? बहुत अच्छे से किया था। अच्छा याद रखिएगा, यहां पर विटामिन का नाम दिया गया था, विटामिन का नाम दिया गया था, वहां से आपको जो है वो वाटर सॉल्युबल और बताना था कौन होगा यहां पे। 7वां यहां पर आप देखो इसेंशियल एमिनो एसिड पूछा था, अभी कल ही मैं VIP हॉल में TT रटवाया था आपको, सेम क्वेश्चन यहां पर इसेंशियल एमिनो एसिड पहचानने के लिए आया था। अगला क्वेश्चन देखो जो कि फंसा दिया बच्चों को, फंसा क्या दिया, यहां पर एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर की मैचिंग आ गई यहां पर। हाँ बढ़िया बात यह था कि बस केवल मैचिंग थी, तो बच्चे कह रहे थे कि एलिमिनेट हो गया सर। एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर की मैचिंग दिया था इन्होंने, और जिसमें से इन्होंने कौन कौन सा एमिनो एसिड दिया था, एक इन्होंने यहां पर लाइसिन दिया था आपका, यहां पर ल्यूशाइन दिया था, यहां पर जो है वो आइसोल्यूशाइन दिया था, आइसोल्यूशाइन, और यहां पर जो है वो फिनाइल एलानाइन दिया था इन्होंने यहां पर। तो बच्चों ने बोला कि यहां पर जो है वो मतलब कुछ चीजें जो है वो एलिमिनेट करके हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर से मैचिंग आई थी, तो ये थोड़ी सी यहां पर परेशान किया है बच्चों को। फिर यहां पर देखो अगेन एक बेसिसिटी का क्वेश्चन यहां पर देखा गया, फिर से एक बेसिसिटी का क्वेश्चन आया। बेसिसिटी के क्वेश्चन में इस बार क्या था यहां पे कि इस बार कुछ इस तरीके से था कि एक एनिलीन था यहां पर आपका, एक यहां पर, ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत करा दिए हैं, इससे बाहर कुछ वो पूछ भी नहीं पाएगा यहां पर। और इसके अलावा एक ये था C2H5NH2, मतलब कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस यहां पर बेसिक ऑर्डर के मैचिंग के लिए आए थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर आपके RNH2 जो होंगे उनका बेसिसिटी जो होगा वो ज्यादा ही होगा यहां पे। ठीक है, चलो इसके अलावा था यहां पर एक क्वेश्चन था ऑर्गेनिक में आया था कि CH3CH2I, इसकी रिएक्शन यहां पर कराया गया KCN से, यहां पर आपको बताना था क्या बनेगा। सबको पता है कि यहां पर CH3CH2CN बन जाएगा, और इसके बाद यहां पर कहा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने के लिए। अभी सेम क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, सेम क्वेश्चन यहां पे ऐसा ही क्वेश्चन, बस केवल वहां वो तो और टफ था, वहां पे नाम दिया गया था मिथाइल नाइट्राइल, और यहां पर तो आपको ओपन करके दे दिया गया है। देखो सेम क्वेश्चन होगा यहां पे। फिर यहां पर कहेगा बी बनेगा, बी क्या था आपका, ऑब्वियस सी बात है CH3CH2CONH2 बनेगा। और इसके बाद यहां पर उन्होंने बोला था, सेम क्वेश्चन मैंने कल कराया था कि नहीं कराया था ये बताओ, हाफ मैन ब्रोमामाइड,
हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, यहां पर हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन यहां पे, ठीक है। और यहां से क्या हो गया आपका, यहां से बन जाएगा CH3 CH2 NH2 बन जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर ABC करके जो है वो आपको दिया गया था। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, 10वां क्वेश्चन। एक तरीके से मैंने यहां पर आपको ये बता दिया। अब आ जाओ यहां पर 11वें क्वेश्चंस को लेकर। यहां पर 11वां क्वेश्चन क्या था आपका, यही आया था कि कौन यहां पर हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन देगा। आपको नाम दिया गया था, पहचानना था। क्रिटिकल पॉइंट यही है कि भाई नाम वाली कहानी जो बच्चों आपकी फंसती हमेशा, इसीलिए मैंने रसायन शाला की पहली क्लास में आपको नेमिंग बहुत अच्छे से क्लियर किया था। तो कौन हाफमैन रिएक्शन देगा, बस इतना लिख देता हूं, आप समझ जाओगे कि हाफमैन से आपने हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन पढ़ा है यहां पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर था कि आपको एक रिएक्शन दिया गया था यहां पर कि Mg प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस गिव्स आउट ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Mg2 प्लस। इसके लिए यहां पर आपको E0 की वैल्यू दी गई थी, कितना, 3.14 वोल्ट यहां पर दिया गया था। और इन्होंने यहां पर Ag प्लस का जो कंसंट्रेशन दिया है वो यहां पर 0.2 दिया है और Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन 0.0001 दिया है। और इन्होंने यहां पर आपसे ये पूछा कि आप ई सेल बताओ क्या होगा। सिंपल नस्ट इक्वेशन का एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन है आपका ये, तो इसमें कोई ऐसा बुद्धि दिमाग बहुत नहीं हमको दौड़ाना था यहां पर। 13वां क्वेश्चन देखो यहां पर। इसके बाद देखो यहां पर आया था कि SN2 कौन देगा। यहां पर आपसे था कि SN2 यहां पर कौन देगा, वही मतलब सबसे अच्छा SN2 कौन होगा यहां पे। तो इन्होंने क्या नाम ही दिया था, इन्होंने दिया था 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन यहां पर। अब देखो बेसिकली यहां पर ये कहना चाह रहे हैं, ये ब्यूटेन हो गया, 1 से ब्रोमो लगेगा, 2,2 डाई मिथाइल हो जाएगा। तो बगली में भीड़ बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो इन्होंने दूसरा लिखा था 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब यहां पर ये ब्यूटेन ही रहेगा, 1 ब्रोमो होगा, 2 से यहां पर एक मिथाइल लगेगा, तो इससे तो बेहतर स्थिति में है ये। फिर 3 मिथाइल कर दिया इन्होंने, 3 मिथाइल यहां पे, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। इससे बढ़िया ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके नजदीक में बल्कीनेस है, इसके दूर में हो जाएगा बल्कीनेस। तो ऐसे एक ऑप्शन और था, अगर इतने 3 ही ऑप्शन में देखेंगे तो ये हमारा ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा 14वां क्वेश्चन, SN1 की रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ। कब मैंने नहीं बोला है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं आएंगे, बोलो, ऐसी चीजें आपको हमेशा से मैंने बताया। तो SN1 की रिएक्टिविटी ऑर्डर। 15वां क्वेश्चन देखो यहां पर, D एंड F ब्लॉक से यहां पर आपका पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ के कुछ क्वेश्चंस देखो। इन्होंने एक तो ये दिया कि भैया ये जो K2CrO4 और यहां पर KClO4 ये आपके क्या आइसो स्ट्रक्चरल होंगे, यहां पे क्या होंगे, आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो स्ट्रक्चरल मतलब देखो अगर हम लोग देखें CrO4 2- को यहां पर, तो CrO4 2- आप ऐसे ही बनाओगे यहां पे, और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे ClO4 हम देखेंगे तो ClO4- यहां पे, तो ये आपका कुछ इस तरीके से यहां पर स्ट्रक्चर बनेगा। तो पूछा था आइसो स्ट्रक्चरल होगा कि नहीं होगा, मतलब आपको एक तरीके से सही स्टेटमेंट यहां पर जो है वो बतानी थी यहां पे। तो आप देखोगे, अगर नोटिस करोगे तो यहां पर क्या है कि यहां पर भी 4 सिग्मा, यहां पर भी 4 सिग्मा, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, तो ये आपका आइसो स्ट्रक्चरल हो जाएगा यहां पे, ठीक है। चलो फिर यहां पर अगला क्वेश्चन ये था, देखो कल ये मैंने सेम क्वेश्चन आपको कराया था कि भैया डाइक्रोमेट आयन में आपको मैंने कल ही बताया था कि 6 CrO बॉन्ड लेंथ सेम होती है। कल ही मैंने इस बात की चर्चा किया था और आज आपके पेपर में सेम क्वेश्चन यहां पर दिखाई दिया है। ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन यहां पर आपका ये था,
हाँ, आपको ये बताना था, स्टेटमेंट था कि Cr2O7 माइनस मतलब डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम में CrO4 माइनस में CrO4 2 माइनस में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता? होता है। डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट होता है बेसिक मीडियम में, और यहां पर आपका ये क्रोमेट जो है वो डाइक्रोमेट में एसिडिक मीडियम में चेंज होता है। यहां पर ये क्वेश्चन यहां से आया था आपका। एक ये क्वेश्चन आया था कि जिसको मैंने पता नहीं 78 बार आपको मैंने बता ही दिया था कि भैया I माइनस बेसिक मीडियम में यहां पर जो है वो IO3 माइनस में कन्वर्ट होता है। इन्होंने पूछा था MnO2 ऑक्सीडाइज करेगा, तो MnO2 यहां पर I माइनस को किस में ऑक्सीडाइज करेगा? एक यहां पर आपके डाइक्रोमेट के यूज से रिलेटेड कुछ था, अब ये एग्जैक्ट बच्चे ने नहीं बता पाया, लेकिन यूज से रिलेटेड यहां पर कोई क्वेश्चन जो है वो आया था आपका। ठीक है, क्वेश्चन ये था आपका कि आप यहां पर इथाइल बेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में, तो आप यहां पर इथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे? सबको पता है, वही KMnO4 और KOH के साथ यहां पर हीट कर दीजिए, कन्वर्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ये आया था। अगला था यहां पर कि आपको नाम दिया गया था, इससे आपको स्ट्रक्चर बताना था। टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइड, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइड कोबाल्ट, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइड कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहां पर आपको ये नाम दिया गया था, आपको यहां पर स्ट्रक्चर इसका बताना था। तो देखो यहां पर पहली बात तो ये कोबाल्ट है, फिर यहां पर इन्होंने टेट्रा एमीन बोला, इसका मतलब 4 अमोनिया हो जाएगा। क्लोराइड बोला है तो सिंपल आपका Cl होगा। वैसे मुझे ऐसा लग रहा, नहीं, टेट्रा एमीन के बाद एक्वा क्लोराइड है ना, तो H2O हो जाएगा, Cl हो जाएगा। ठीक है, अब बाहर Cl होगा। इन्होंने बोला ये कोबाल्ट 3 है, तो यहां पर आप देखो ये +3 है, ये तो 0 हो जाएगा, एक्वा भी 0 हो जाएगा, Cl का -1। और अगर ऐसा हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितने का चार्ज आएगा? यहां पर 2 का आ जाएगा भाई, 3 - 1 2 आएगा, इसका मतलब यहां पर Cl2 होगा, तभी आएगा ऐसा। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे मतलब यहां पे अगर +2 आ रहा है, इसका मतलब यहां पे Cl2 होगा, तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। तो लिखे हुए नाम से यहां पर आज स्ट्रक्चर आपसे पूछ लिया। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर आया था आपका एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इसी को कल भी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। इसका जो है वो हाइब्रिडाइजेशन यहां पर आपसे पूछा था, हाइब्रिडाइजेशन की बातचीत यहां पर आपसे पूछी गई थी। अगला देखो यहां पर क्वेश्चन था, ये जो मैंने आपको बोला था कि एंजाइम का जो एक्शन होता है, एंजाइम का फंक्शन क्या होगा, उसकी मैचिंग मैंने आपको कल भी मतलब पता नहीं कितने रिपीटेड बार मैंने बताया, और वो क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिल गया है। इन्होंने ये बोला था कि कोई एक रिएक्शन है, मान लो ये रेट दे दिया गया हो कि रेट कांस्टेंट A, और यहां पर दे दिया जाए ये सेकंड ऑर्डर का है। अब यहां पर बोला जाए कि कंसंट्रेशन को हम लोग जो हैं वो 1.5 गुना यहां पर बढ़ा देंगे। 1.5 गुना जो है वो 1.5 टाइम्स जो है वो हम यहां पर बढ़ा देंगे। 1.5 गुने का मतलब ये हो गया कि आपका कंसंट्रेशन बेसिकली क्या हो जाए, पहले A था, अब वो 3/2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और बस वही पूछ रहे कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रेट में क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे, ये बताना था आपको। तो ऐसा आसान क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा, बहुत बार आप लोगों ने किया। देखो ये सेम क्वेश्चन आया, कल मैंने इसी क्वेश्चन को कराया था, सेम क्वेश्चन आपका कि मोलर कंडक्टेंस और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस गिवन हो और आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ ले। यहां पर आज के पेपर में आपसे पूछा गया है, सेम टू सेम, यहां पर कोई चेंज नहीं यहां पर किया गया। इसके बाद आया था मोलर कंडक्टेंस पर भैया डाइल्यूशन का इफेक्ट, यहां पर वही कंसंट्रेशन बढ़ाने घटाने वाली बातें जो हैं वो डाइल्यूशन इफेक्ट जो है वो आपके पेपर में पूछा गया था। 27वां, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये देखो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया, आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ते हो, आप लोग विद्युत चालक तो नहीं पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते हो विद्युत अपघटनी चालक तो, लेकिन इन्होंने यहां पर क्या किया है,
कि इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस मतलब इन्होंने विद्युत चालक तो आपसे पूछ लिया है। ये जो होता है ये बेसिकली आपके मेटल के जो मेटल होगा उसके नेचर पे डिपेंड करता है। फिर यहां पर आपके ये डिपेंड कर रहा होता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इस तरीके से मेटल के नेचर पे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम कितने हैं उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये सारी बातें जो है वो यहां पर होती हैं। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ये, ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मेटल पे करेगा यहां पर ये, ठीक है। और फिर यहां पर आपके ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करता है। अब ये क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट टाइप का आया था, लेकिन बच्चे थोड़े बहुत इसमें परेशान होंगे ही क्योंकि क्वेश्चन नया हो गया उनके लिए। यहां पर ये देखो ADTA का मैंने यूज बताया था कि ADTA को हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज करते हैं। ADTA और DMG में बार बार रटता था भैया कि इसको हम लोग जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन जो है वो आपका देखा गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज होता है, ये यहां पर आया आपके पेपर में। 29वां अगर हम लोग एक और क्वेश्चन देख लें तो यहां पर जो है वो ऑर्गेनिक से एक सॉल्युबिलिटी ऑर्डर को लेकर भी आया था। यहां पर ऑर्गेनिक में सॉल्युबिलिटी ऑर्डर को भी लेकर आया था कि सॉल्युबिलिटी अरेंज करनी थी। जैसे अब आपको पता है कि सबसे अच्छे सॉल्युबल होते हैं एसिड आपके, ठीक है, अल्कोहल उसके बाद होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिनकी जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से बनाएंगे वो ज्यादा सॉल्युबल होंगे। और नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा तो यहां पर आपकी सॉल्युबिलिटी जो है वो घटती जाएगी। इसके अलावा यहां पर जो है वो आपके लुकास रिएजेंट से भी क्वेश्चन यहां पर आपके पेपर में बना हुआ था, ठीक है, लुकास रिएजेंट से यहां पर एक क्वेश्चन यहां पर आपका ये भी आया था कि जो है वो आपको मतलब इन्होंने, अब ये एग्जैक्ट बच्चे ने नहीं बताया, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि टेम्परेचर 300 केल्विन से 310 केल्विन हो रहा है और आपसे इन्होंने जो है वो रेट कांस्टेंट शायद K1 K2 भी इन्होंने दिया था और या एक्टिवेशन एनर्जी गिवन थी। वही वाला एक क्वेश्चन जो आप लोग यहाँ पर पढ़ते हो उसी से रिलेटेड कुछ था, log K2 by K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है वो बनाया गया था। यहां पर आया था भैया अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेट कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है, तो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है आपका यहां पे, ये बात आपको पता है। हेट्रोलिटिक, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स जानते हो ना, तो ये आपके लिए पहचानने के लिए आता कि हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स यहां पर आपका कौन सा होगा, ये यहां पर आपके लिए छांटने के लिए आया था। इसके अलावा अगर मैं बातचीत करूं देखो यहां पर बच्चे ने, एक और भी बच्चे ने बड़े अच्छे से यहां पर भेजा है सोल्यूशन चैप्टर में इंटेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ वेपर प्रेशर फ्रॉम द एनसीईआरटी, जिसके CaCl2 कुछ था, मतलब इन्होंने बोला कि वेपर प्रेशर का एक न्यूमेरिकल भी आया है। देखो यहाँ पर ये मैं बोलता भी था कि अभी यहाँ से मिसिंग है तो यहाँ से आ सकता है, तो देखो यहाँ पर आपके वेपर प्रेशर से न्यूमेरिकल भी यहाँ पर आया आपके पेपर में, वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल से यहाँ पर आया। इसके अलावा यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल आया था, ऑस्मोटिक प्रेशर का स्टेटमेंट क्वेश्चन आया था। यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का इन्होंने बोला कि न्यूमेरिकल आया है और ऑस्मोटिक प्रेशर का स्टेटमेंट आया है। यहाँ पे अभी पिछले दिनों से मैंने यही सारी चीज़ों पे खूब प्रैक्टिस आपको कराया है। ऑस्मोटिक प्रेशर का स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर देखा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लेड स्टोरेज बैटरी की इक्वेशन से देखो, अभी कल ही मैंने लेड स्टोरेज बैटरी के एनोड, कैथोड, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग सब बताया था और आज आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन आ गया। लेड स्टोरेज बैटरी के यहां पर जो है वो इक्वेशंस आई थी, तो एनोड, कैथोड सब मैंने आपको बताया था, आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा। डेल्टा जी वाला तो मैंने बता दिया, नस्ट इक्वेशन भी मैंने बता दिया, केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल्स ऑफ फाइंडिंग के वो भी मैंने बता दिया, डी ब्लॉक में डेंसिटी, अच्छा हाँ
अब देखो डेंसिटी को लेकर यहां पर क्वेश्चन आया था, डेंसिटी जो आई थी आपके डी ब्लॉक की यहां पर, और डेंसिटी को लेकर भी अभी मैंने रिसेंटली एक क्वेश्चन यहां पर आपको कराया भी था, अभी कल या परसों वाले सेशन में यहां पर। लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा हाँ, लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसके द्वारा दिखाया जाता है? तो लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ पर आपको पता होगा कि जिंक और स्कैंडियम के द्वारा सिर्फ एक मतलब लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आया होगा, तो वो इस जिंक और स्कैंडियम के द्वारा दिखाया जाता है। और ये हमें लगता है यहाँ पर जो है वो ये मैग्नेटिक मूवमेंट अरेंज करने के लिए भी बच्चे बता रहे हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो यहाँ पर अरेंज करने के लिए था आपका यहाँ पर, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट अरेंज करने के लिए आया था। और यहाँ पर जो है कितना क्वेश्चन हो गया आपके, 40 हो गए हैं। 41वां क्वेश्चन यहाँ पर ये कि कोऑर्डिनेट में इससे आया था आपका कि लेड पॉइजनिंग ट्यूमर, तो आपको पता है कि लेड पॉइजनिंग जो होता है वो ईडीटी है, और ट्यूमर मैं कल ही इस बात को बताया था कि सिस्प्लेटिन, मैंने कल ही ये चीज़ कराई थी आपकी। तो ये वाली कहानी आई थी आपकी लेड पॉइजनिंग और यहां पर आपका ट्यूमर वाली बातचीत, ठीक है। और ऑर्गेनिक में इन्होंने बोला 1 क्लोरोफोर नाइट्रो प्लस Na, इस ढंग से लिखा नहीं गया है। हाँ, ये आया था कि कैनिजारो रिएक्शन पहचानने के लिए आया था यहाँ पर कि कौन सी इसमें से कैनिजारो रिएक्शन हो रही है। तो कैनिजारो से यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा गया, रिएजेंट को मैच करना था, रिएक्शंस थी, आइडोफॉर्म टेस्ट आया था। आइडोफॉर्म टेस्ट अभी तक मैंने मेंशन नहीं किया था, मेंशन कर देता हूँ। आइडोफॉर्म टेस्ट आया था आपका यहाँ पर। इसके अलावा था कि पैरा और आर्थो की यहाँ पर इस क्या पैरा एंड आर्थो, अच्छा कौन पैरा एंड आर्थो डायरेक्टिंग की स्टेटमेंट थी यहाँ पर स्टीम वोलाटाइल की। ओहो भैया, ये वाली चीज जो कि मैंने कई बार कराया, आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल में आपको बहुत अच्छे से यहां पर मैंने बताया था कि आर्थो में इंट्रामोलिकुलर और पैरा में इंटरमोलिकुलर होता है। तो यहां पर आर्थो में जो होता है वो यहां पर वो स्टीम वोलाटाइल होता है। तो आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल की स्टेटमेंट से रिलेटेड मैंने इसमें 4 क्वेश्चंस भी आपको करा के रखे हुए हैं पहले से यहां पर। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो अल्कोहल से एल्डिहाइड का रिएजेंट कार्बोक्सिल लैक्टोज की स्टेटमेंट, सुक्रोज गिव्स द डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज। अच्छा, मतलब ये सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन यहाँ पर देखा गया है। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत ज़्यादा मतलब 45 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको करा दिए हैं। अब इससे ज़्यादा आप क्या ही ढूंढोगे किसी पेपर की एनालिसिस में। तो इस तरीके से आप देख लो कि आपके पेपर में क्या क्वेश्चंस आए थे, और आपने जो पढ़ा हुआ है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पिछले 4 सेशंस अगर मैं उठा दूंगा तो आपके 45 में 40 क्वेश्चंस आपके पिछले 4 सेशन से ही एज इट इज यहां पर आए हुए हैं। बाकी आप डिसाइड कर लो कि किस तरीके से आप चीजों को रिवाइज करोगे। मैं पहले ही कहा था कि पेपर अब प्रेडिक्ट होना बहुत इजी है यहां पर, ठीक है। तो ये रही आपके यहां पर केमिस्ट्री के एनालिसिस।